वीर सावरकर ने कहा है, महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र से संबंधित आखिरी के 20 प्रश्न। यह इस प्रश्न पत्र से संबंधित भाग 4 है और आज के इस सत्र में हम प्रश्न संख्या 106 से 125 तक हल करेंगे, इसलिए आप सेशन को अंत तक अवश्य वॉच कीजिए। ये प्रश्न आपकी तैयारी, आपके रिवीजन और आपके कई सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस अंक को। आपको पुनः याद दिला दूं कि यह प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित है। इसमें कुल 125 प्रश्न हैं। पिछले 3 वीडियोज में हमने इस प्रश्न पत्र से संबंधित 105 प्रश्न हल किए हैं। उन तीनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किए गए हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज हम आखिर के 20 प्रश्न हल करेंगे। आप सेशन को ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए। 106 नंबर का प्रश्न इसमें था, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। इफ ए न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड इन द इंडियन यूनियन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल शुड बी अमेंडेड। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या 5वीं अनुसूची। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा यदि भारतीय संघ में एक नई राज्य का सृजन करना हो। आप जानते हैं मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो पहली अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र से संबंधित। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको संविधान में वर्णित 12 अनुसूचियों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न इसमें था, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देता। कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम डज नॉट परमिट। शस्त्रीकरण की यानी आर्ममेंट, तटस्थता की अर्थात न्यूट्रलिटी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी न्यूट्रलिटी की अनुमति नहीं देता है सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो तटस्थता की अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था तटस्थता की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश इस प्रश्न पत्र में की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है। लॉज आर द बॉडी ऑफ रूल्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। हु गेव दिस डेफिनेशन। तो कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह किसने कहा। हॉब्स, हॉलैंड, डिग्वी या ऑस्टिन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यह कहा था डिग्वी ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुल 20 प्रश्न हम हल कर रहे हैं, आराम से आप वॉच कीजिए। अगला प्रश्न यहां पर था, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। इनमें से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। लास्की, लिकाक, हाब्स या ग्राहम वाल्सा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, ग्राहम वाल्सा आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है। तो इसका उत्तर डी होगा। आपको व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, नारीवाद, समुदायवाद, इस प्रकार के राजनीति विज्ञान में जो वाद हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है। यूनिटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन हैज इनहेंस्ड पावर ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटी काउंसिल या ट्रस्टीशिप काउंसिल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, महासभा, जिसे कई जगह आम सभा भी लिखा होता है। तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है। महासभा को आम सभा भी कहते हैं। वर्तमान में महासभा में सदस्यों की संख्या 193 है, यानी 193 कंट्रीज इसमें हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है नीदरलैंड के द हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है, और पीस पैलेस भवन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या होती है 15 और एक जज का कार्यकाल होता है 9 वर्ष। सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कुल सदस्यों की संख्या होती है 15 और इनमें से 5 होते हैं परमानेंट यानी स्थायी सदस्य, जिन्हें वीटो पावर है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इन्हें वीटो पावर है। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब इसे एक प्रकार से निष्क्रिय कर दिया गया है पलाऊ द्वीप के आज़ाद होने के उपरांत, तो यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर एक तरफ विचारक का नाम, दूसरी तरफ उनसे संबंधित पुस्तक का नाम दिया गया है। हमें नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को पहचानने की कोशिश करनी है। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एस. गोलवलकर और बी.डी. सावरकर। दूसरी तरफ है बंच ऑफ थॉट्स, हिंद स्वराज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और हिंदुत्व। नीचे कूट के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 2, 3, 1 एंड 4। ए का हो जाएगा 2, यानी महात्मा गांधी ने लिखी है हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी 1908 में। आपको सन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो 1908 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पुस्तक इनमें से है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हिंदी में कहेंगे जाति प्रथा का उन्मूलन, और यह इन्होंने लिखी थी 1936 में, यानी 1936 में, जाति प्रथा का उन्मूलन। तीसरा है एम.एस. गोलवलकर, यह संबंधित हैं बंच ऑफ थॉट्स, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है और यह प्रकाशित हुई थी 1966 में, यानी 1966 में। और चौथा हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर अर्थात बी.डी. सावरकर, इन्होंने लिखे हिंदुत्व नामक पुस्तक, यह इनकी कृति है जो इन्होंने 1923 में लिखी थी, यानी 1923। तो इस प्रकार कूट के अनुसार बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विचारक, उनकी पुस्तकों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये भारतीय राजनीतिक विचारक हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर था, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, अकॉर्डिंग टू हाब्स द स्टेट ऑफ नेचर इज, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नहीं सी होगा, बोथ यानी प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, अर्थात पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों हैं हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। हाब्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन, ये आपको ध्यान में रखना है, और यह एक विचारक हैं। तो जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको रखना आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है? दोहरी कार्यपालिका यह तो है, संसदीय शासन प्रणाली वाले जो भी संविधान होते हैं, जो भी देश होते हैं, उनमें दोहरी कार्यपालिका का प्रावधान होता है। आप जानते हैं जैसे हमारे देश में भी यह है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व इसमें होता है, यह शासनाध्यक्ष होते हैं। और तीसरा सामूहिक उत्तरदायित्व यह भी होता है, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें होती है, लेकिन विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण यह नहीं होता, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर यह नहीं होता, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली वाले जो देश होते हैं, जो संविधान होते हैं, उनमें विधायिका और कार्यपालिका के मध्य तालमेल होता है, समन्वय होता है, वह एक दूसरे के प्रति एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यह संसदीय शासन प्रणाली का लक्षण नहीं है। कई सारे लक्षण इससे संबंधित होते हैं,
जैसे वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है, बहुमत वाले दल की सत्ता इसमें होती है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का विघटन इसमें होता है, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्य में विधानसभा का विघटन होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली के कई लक्षण होते हैं, इनमें से जो डी है यह नहीं होता, यह होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, यानी विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण पाया जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, जैसे अमेरिका में। ठीक है, वहां पर विधायिका यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पूर्ण रूप से पृथक्करण पाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन एम्पावर्ड टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर? अनुच्छेद 135, 136, 137 या 138? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्टिकल 137 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय तथा आदेश के पुनरीक्षण कर सकता है, यानी पुनर्समीक्षा कर सकता है, अपने ही दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उनको रिव्यू कर सकता है, उनकी समीक्षा कर सकता है, उनका पुनरावलोकन कर सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर था, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आर्टिकल 1, 3, 393 या 395? सही उत्तर अनुच्छेद 393 है। अनुच्छेद 393 में लिखा गया है इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। तो संक्षिप्त नाम जो भी होते हैं उनका प्रावधान अनुच्छेद 193 में है, माफ कीजिए 393 में है। अनुच्छेद 1 में आप जानते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस इस पर कर चुके हैं, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, और उसी प्रकार जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो कोई नया राज्य का निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में या नामों में परिवर्तन करना हो, उसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम का प्रावधान है और अनुच्छेद 95 अब एक प्रकार से निश्चित कर दिया गया है। ठीक है, इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1947 था, 1935 था, उससे संबंधित प्रावधान थे, तो इसे निश्चित कर दिया गया है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्टिकल 393। अगला प्रश्न है, बहुलवादी महत्व देते हैं, प्लूरलिस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू स्टेट, ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, गवर्नमेंट या जुडिशरी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं बहुलवादी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आखिरी के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आराम से आप वीडियो को वॉच कीजिए और इससे संबंधित जो 3 पार्ट्स आए हैं पहले, उन्हें भी वॉच कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर था, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? हु एडवोकेटेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? अभिप्रेरणा का जो द्विकारक सिद्धांत है या द्विघटक विचारधारा है, उसकी वकालत किसने की? मैस्लो, डगलस, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग या लिकर्ट? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा के द्विकारक या द्विघटक विचारधारा की वकालत की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने अभिप्रेरणा से संबंधित नीड्स थ्योरी दी है, यानी आवश्यकता का सिद्धांत दिया है, जिसे मैस्लो का आवश्यकताओं का उच्चा नीच क्रम कहते हैं। इन्होंने 5 प्रकार से मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। तो अब्राहम मैस्लो के बारे में आपने सुना होगा। डगलस मैकग्रेगर ने भी अभिप्रेरणा से संबंधित अपने विचार दिए हैं। इनका है विचारधारा एक्स व विचारधारा वाई। तो विचारधारा एक्स और विचारधारा वाई संबंधित है डगलस मैकग्रेगर से, और हर्जबर्ग से संबंधित है द्विघटक
या इसे द्विकारक सिद्धांत, प्रेरणा हाइजीन विचारधारा या प्रेरणा रक्षण विचारधारा भी कहते हैं। तो हर्जबर्ग ने दिया है द्विकारक विचारधारा अभिप्रेरणा से संबंधित, जिसे प्रेरणा हाइजीन विचारधारा या प्रेरणा रक्षण विचारधारा भी कहा जाता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मैस्लो, डगलस, मैग्रेगर, हर्जबर्ग ये सभी संबंधित हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से। अगला प्रश्न यहां पर था, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता उसमें है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी उसमें है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता उसमें नहीं है और यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी इकोनॉमिक लिबर्टी का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। आपको ध्यान दिला देता हूं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय है जो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का प्रावधान किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का उल्लेख कितने प्रकार का किया गया है? 5। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ध्यान में रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। और 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर। तो प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की न्याय है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक यहां पर क्या है? समानता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, वहां से प्रश्न कई बार बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? ठीक है, तो इनमें से कौन एक निश्चित भूभाग को अर्थात निश्चित क्षेत्रफल को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? गेटेल, गिलक्राइस्ट, जॉन सिले या गार्नर? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन सिले निश्चित भूभाग को अर्थात एक निश्चित क्षेत्रफल को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता। और बाकी विचारक जैसे जनसंख्या है, संप्रभुता है और एक निश्चित भूभाग है, इन्हें राज्य यानी किसी देश के लिए आवश्यक मानते हैं और ये राज्य के अंग होते हैं, राज्य के लिए आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न यहां पर था, कौन सा देश सेंटो का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं था? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, तुर्की या पाकिस्तान? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका सेंटो का सदस्य नहीं था। आपको मैं यहाँ पर सेंटो से संबंधित फैक्ट्स बताता हूँ, आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार इससे संबंधित प्रश्न आता है, मैंने इसे यहाँ पर मेंशन किया है। सेंटो का पूर्ण रूप बताए। सेंटो का पूर्ण रूप है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे केंद्रीय संधि संगठन कहते हैं। इसे बगदाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि सेंटो को बगदाद संधि के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही इसे मध्य पूर्व संधि संगठन यानी मीटो भी कहते हैं। मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात मध्य पूर्व संधि संगठन भी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1955 को। सेंटो एक प्रकार का अंतर सरकारी सैन्य संगठन है जिसका मुख्यालय अंकारा में स्थित था। अंकारा में इसका हेडक्वार्टर था। यह पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया और यूरोप के देशों का एक सैन्य गठबंधन था। जो वेस्ट एशिया हैं और यूरोप के कंट्रीज हैं उनका एक सैन्य गठबंधन था, मिलिट्री अलायंस था, जिसमें 5 देश थे, ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके। ये 5 देश थे। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके इसके मेंबर थे, अमेरिका इसमें नहीं था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना था, यानी साम्यवाद के प्रभाव को रोकना था।
जो यूएसएसआर था, साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, उसको मध्य पूर्व से दूर रखना था, साथ ही मध्य पूर्व भाग में शांति स्थापित करना इसका मकसद था। यह 1979 में समाप्त हो गया। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अमेरिका इसका सदस्य नहीं था, लेकिन अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से सेंटो को वित्तीय सहायता प्रदान करता था, क्योंकि सेंटो मध्य पूर्व एशिया में सोवियत संघ का जो प्रसार था, साम्यवाद का जो प्रसार था, यूएसएसआर का जो प्रसार था, उससे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए इसका सदस्य नहीं था। सीटो और सेंटो आप ध्यान रखिए, सीटो बना था 1954 में, सेंटो बना था 1955 में। तो अमेरिका इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न यहां पर था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर कंस्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस? इनमें से विधि का शासन और नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, या पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन? सही उत्तर है ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन उत्तम शासन का सार है। यह आपको ध्यान में रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुशासन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन्हें आप ध्यान में रख लीजिए। उत्तम शासन, सुशासन के जो तत्व हैं, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर था, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? ठीक है, तो इनमें से कौन मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? डी टाग्यूल, एफ ए हाइक, आर एच टानी, या आई बर्लिन? सही उत्तर आर एच टानी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आर एच टानी मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया था, काफी सरल प्रश्न था ये। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज पास ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीबी नरसिम्हा राव, या बीपी सिंह? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, पीबी नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। यह कांग्रेस पार्टी से थे और इनके कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था 1992 में, 1993 में, और यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पास हुआ। इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, और भारतीय संविधान में नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, जिसे पंचायत नाम दिया गया। साथ ही संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 11 विषय दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वह पंचायती राज से संबंधित है। उसमें 29 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, पीबी नरसिम्हा राव। 1996 तक यह प्राइम मिनिस्टर रहे आफ्टर राजीव गांधी। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं, यानी हम आदेश देते हैं? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स लिटरली मीन्स वी कमांड? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, या उत्प्रेषण? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में 5 रिट्स हैं। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, उसमें 5 प्रकार के रिट्स हैं, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध हैं। 5 रिट्स हैं। तो प्रमादेश का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? तो इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं या हम हुक्म देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, पब्लिक ऑफिसर होते हैं, उन्हें यह जारी किया जाता है। उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, जो कोई पब्लिक यूनिट है, कोई निगम है, अधीनस्थ न्यायालय हैं, या कोई प्राधिकरण है, या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। निजी व्यक्तियों के खिलाफ हो, या ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हों,
भारत के राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों राज्यों के, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, इनके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो यह जारी किया जाता है सार्वजनिक अधिकारियों के प्रति, सार्वजनिक इकाई के प्रति, निगम के प्रति, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति या कोई प्राधिकरण के प्रति, सरकार के खिलाफ जो समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। तो इसका मकसद है हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं। 5 प्रकार के रिट्स हैं, आप ध्यान में रख लीजिएगा। आखिरी प्रश्न ये है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू कापलान द मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम इज इनटू ए। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था, द्विध्रुवीय व्यवस्था या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, द्विध्रुवीय व्यवस्था यानी बाइपोलर सिस्टम। द्विध्रुवीय व्यवस्था कापलन के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। आप कापलान के सिद्धांत को पढ़िए, शक्ति संतुलन से संबंधित, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार हमने आज कुल 20 प्रश्न हल किए और कुल मिलाकर इस प्रश्न पत्र से संबंधित 4 भाग में 125 प्रश्न हल किए। 3 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप उन्हें भी वॉच कर लीजिए और इस प्रश्न पत्र के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा और अंत में यदि आपने यहाँ तक ये वीडियो वॉच की है तो आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।